प्रकृति के इस रंग महोत्सव नववर्ष चैत्र मास के इस प्रकृति के नए स्वरूप में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के द्वितीय खंड का अभिप्राय है कि हमने जो आउटलाइन या रूपरेखा तय किया है उस हिसाब से आज द्वितीय भाग है। हमने इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात किया था, जिसमें मुख्य बातें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों या दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने की शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसके अलावा कुछ जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल को लेकर था, उसका भी संशोधन किया गया। और इसके बाद जो मुख्य एक्ट आता है संवैधानिक विकास का, पिट का इंडिया एक्ट 1784। इसमें मुख्य 3 बातें हैं जो ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टि से। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार में सम्राट के माध्यम से होती थी, जिसमें एक वित्त मंत्री होता था, दूसरा विदेश सचिव होता था। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के होते थे और इन सारे सदस्यों का जो नियुक्ति था सम्राट ही करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से चली आ रही थी कंपनी के संचालन के लिए, वो भी था। इस तरह से हम कह सकते हैं पिट की इंडिया एक्ट 1784 में एक द्वैत शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ओर से एक द्वैत शासन की स्थिति में भारत का प्रशासन आ गया था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है 1800 चार्टर एक्ट 1813। इसमें भी 3 मुख्य बातें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रबंध या प्रावधान किया गया। खासकर साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था या प्रावधान इस एक्ट में किया गया। दूसरी इसकी सबसे विशेषता थी कि ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया और जहां पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार का भी अधिकार दिया गया। तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार भारत में था कि कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा इंग्लैंड का कोई प्रजा या अन्य कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। तो इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को बने रहने दिया गया और अन्य वस्तुओं के जो व्यापार का अधिकार था वह ब्रिटिश के सभी प्रजा के लिए या सभी जनता के लिए खोल दिया। ये 3 मुख्य बातें चार्टर एक्ट 1813 में। विस्तार में बहुत सारी बातें हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन 3 बातें: शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय, ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रसार तथा जहां ब्रिटिश कंपनियां
शासन कर रही थी वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। चीन में चाय के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 भारतीय राजनीतिक पटल पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया और इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल तो उसमें था नहीं, बंगाल में जो भी गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही भारत का पूरा गवर्नर जनरल बन गया। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हमें ध्यान रखना है विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी यही प्रश्न होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसकी दूसरी प्रमुख बात यह थी कि कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को या कार्य को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य का गठन किया गया। एक 6 सदस्यों के अतिरिक्त एक और सदस्य जोड़ा गया और एक विधि आयोग का गठन का प्रावधान इसमें किया गया। इस विधि आयोग का जो गठन किया गया, इसका मुख्य कार्य था कि भारत में जितनी भी विधियां हैं, प्रथाएं, परंपराएं हैं, उनको एक संहिताबद्ध ढंग से किया जाए। विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ और जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस मैकाले थे। इन्होंने ही 1837 में आईपीसी, जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, उसकी एक प्रारूप तैयार किया, रूपरेखा खाका तैयार किया और यही आईपीसी 1860 में जब लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था उसके समय लागू हुआ और आईपीसी दंड संहिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1860 के आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और आज भी भारत में इसी दंड संहिता के माध्यम से अपराध विधि को या अपराध क्षेत्र को परिभाषित या दंडित किया जाता है। धन्यवाद। फिर हम अगले भाग में इसके आगे की बातों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।